Hello everyone, welcome to Mahajyoti. As we are going through the chapter that is units and measurement and we are doing dimension analysis. So let's get started. Units and measurement. Up to 30 dimension we have solved yesterday's class. तो हमारा अभी कौन सा था लास्ट टॉपिक? दैट इज यस, गुड आफ्टरनून ओम, साक्षी, पल्लवी, अनुश्री, नीलेश. कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन 13 था आई थिंक. सो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल तो 30 नंबर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार रिपीट करते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आई होप आपको अंडरस्टूड होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, Q बाई टी. तो चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टी. तो आपको एम्पियर और टी का इन्वर्स आएगा उसमें, वो तो पता ही है. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से. तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन का हमको पता था. वर्क डन का हमको क्या पता था, डायमेंशन. व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर वर्क डन? डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं हम. तो वर्क डन का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ वर्क डन, यस, यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स. गुड आफ्टरनून वेदिका. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो कल हमने चार्ज एंड वर्क डन दोनों का देखा था. आई होप आपको कल का पूरा समझ में आया है, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो अभी. तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क डन? यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स. यस, गुड आफ्टरनून राधिका, ओम. यस, गुड. सो क्या था, एम. ओम का आंसर आ गया है M1 L1 M2. कैसे लिखा है रे? हाँ, सीक्वेंस गलत, सीक्वेंस सही से नहीं है और आपका शायद डायमेंशन भी थोड़ा मिसमैच हो रहा है. सो हम देखते हैं. ये आता है L2. देखो आपने M1 के जगह पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है. ओम. खुशी, गुड आफ्टरनून. तो हमारा वर्क डन का डायमेंशन था M1 L2 T-2. ओके, T-2. सो एंड चार्ज का हमने कल देखा था. चार्ज में कोई भी क्वांटिटी मास की नहीं थी. तो मास की क्वांटिटी नहीं थी और कोई भी लेंथ नहीं था. तो M0 L0 क्या था चार्ज का? चार्ज क्या होता है, Q. ओके, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है. तो चार्ज का क्या हो जाएगा, I इंटू टी, राइट. तो I किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में, और टाइम किस में मेज़र करते हैं, टी में. तो इसको सेकंड लिख सकते हैं आप मेज़र. अगर यूनिट की बात करें, ये यूनिट है. ओके, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर दी चार्ज? चार्ज का हमने कल पढ़े थे, याद है कि आपको? जल्दी जल्दी आंसर बताइए. व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर द चार्ज? यस, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन. यस, अभी करेक्ट है आप. वैभव, पल्लवी, वैभव एंड ओम, यू आर करेक्ट. सो व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर चार्ज नाउ? टी का क्या आएगा, 1 आ जाएगा. एंड एम्पियर क्या आ जाएगा, इसका एम्पियर आता है तो एम्पियर टू द पावर 1. अब यहाँ से देख सकते हो अपन व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर पोटेंशियल. ये भी हो गया था हमारा. तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम डायमेंशन फॉर दिस. तो अपना क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल M1 है, यहाँ पे M0 है. तो ये क्या आ जाएगा, M1 देन L2, क्योंकि नीचे 0 है, देन T टू द पावर 1 T टू द पावर -2. तो ये -3 हो जाएगा A टू द पावर -1. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आई होप आपको M टू द पावर, यस, ओम इज़ द करेक्ट वन. ओम जो आंसर दे रहे हैं, ओम का आंसर करेक्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. सो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आई होप आपको ये पूरा अंडरस्टूड हो गया होगा. देन 31, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसके पहले हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल R. ओके,
सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यस इट इज़ V बाय आई, R इज इक्वल टू V बाय आई होता है रेजिस्टेंस का, इसका यूनिट होता है ओहम और इसका यूनिट क्या होता है वोल्टेज का वोल्ट और इसका एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अभी हमने वोल्ट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। यस गुड गुड सिद्धि गुड आफ्टरनून, स्नेहा गुड आफ्टरनून। पल्लवी का पूरा आंसर नहीं है, पल्लवी ने कुछ दूसरा आंसर दिया था वैभव, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से डायमेंशन बता सकते हो, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है m1 L2 T-3, m1 L2 T-3 एंड एम्पियर का इनवर्स, ओके। तो ये किसका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, उसके नीचे क्या है एम्पियर है, तो ये क्या आ जाएगा m0 L0 T0 a⁻1, ठीक है। ये जो है स्नेहा फॉर्मूला गलत लिखा आपने, इट इज़ V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, वो कहाँ से आता है ओम्स लॉ से आता है, ओके। तो वो भी पढ़ेंगे हम, अभी हम सिर्फ डायमेंशन पढ़ रहे हैं इसलिए वो मैं बता नहीं रही हूँ आपको डिटेल में, तो आप फॉर्मूलाज देख लेना उसका, वो गलत लिखा है आपने। यस वैभव कुणाल गुड आफ्टरनून कुणाल। सो इस केस में क्या आ रहा है रेजिस्टेंस का डायमेंशन m1 L2 T⁻⁻2 m1 L2 T⁻⁻3 है ना -3 इट इज़, और एम्पियर टू द पावर नीचे का 1 है ऊपर जाएगा तो -2, तो ये किसका आंसर आया है m1 L2 T⁻⁻3। यस वैभव करेक्ट, वैभव का सही है, ओके। तो रेजिस्टेंस का मुझे मिल गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओके। सो इट इज़ द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस। अब देखेंगे कैपेसिटेंस का, ओके 32 का कैपेसिटेंस का डायमेंशन। मैं फॉर्मूला बता दूँ, आप बता सकते हो कैपेसिटेंस का क्या आएगा, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का बता सकते हो डिनोटेड बाय कैपिटल C। फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। यस आई एम राइट और रॉन्ग, Q इज इक्वल टू CV याद रखना, जब भी कैपेसिटर आए तो आपको इजी जाएगा रिलेशन बनाने में, ओके। सो Q इज इक्वल टू CV, ये याद में रखेंगे और यहाँ से हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हम डायमेंशन मतलब कि इसका यूनिट भी निकालेंगे, फॉर्मूला निकाल लिया हमने, ये Q इज इक्वल टू CV याद रखना है, उससे फॉर्मूला निकालना है कि C क्या हो जाएगा Q बाय V हो जाएगा, यहाँ से हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे देन डायमेंशन। अब बताइए आप डायमेंशन क्या आता है, डायरेक्टली डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं हम, हमारे पास है Q हमारे पास है V, तो क्या आएगा हमारा डायमेंशन। यस करेक्ट है पल्लवी, ओम, हाँ ओम करेक्ट वैभव। तो टेल मी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, अभी हमने Q का निकाला है एंड हमने V का निकाला है, तो आप बता सकते हो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन बता सकते हो। अभी देखो हमने Q का फाइंड आउट किया है, Q का क्या फाइंड आउट किया है, Q का अभी बताया था मैंने, यहाँ पे देखिए एम्पियर ये आता है, इसका डायमेंशन चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे Q का डायमेंशन निकाला नहीं है हमने, फॉर्मूला ही बताया है, पिछले वाले लेक्चर में हमने निकाला था इसका डायमेंशन, तो m0 रहेगा L0 रहेगा, देखो यहाँ पे निकाला है T⁻1 रहेगा एंड A⁻1 रहेगा, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं डायमेंशन डायरेक्टली, m⁻0 L⁻0 T⁻1 A⁻1 ऐसा ही है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ V, Q का डायमेंशन देख लिए हमने, V का डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन देखिए m1 L2 T-3 A⁻1,
m1 l2 t⁻³ a⁻⁻1। ठीक है, अभी बता सकते हो। पल्लवी का आंसर आ गया है, वैभव का, ओम का, सबका आंसर आ रहा है। तो हम देखते हैं डायमेंशन क्या आएगा किसका, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का डायमेंशन m⁻, ये क्या है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1, l⁻, ऊपर जाएगा तो -2, t⁻³ है, ऊपर 1 है तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो t⁻4 हो जाएगा। ओके, ये कर लो। वैभव, नो प्रॉब्लम, डोंट बी सॉरी, होता है, मुझसे भी हो सकता है कभी कभी, तो मुझे भी माफ़ कर देना आप लोग। t⁻4 a⁻, क्या हो जाएगा, 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो m⁻−1 l⁻−2 t⁻4 a⁻2। ओके, सो किसका किसका आंसर करेक्ट है, ये कौन था, ओम। ओम करेक्ट आंसर दिया है आपने। साक्षी, खुशी, खुशी का आंसर करेक्ट आ रहा है। साक्षी प्लीज़ चेक a⁻ का। ओके, सो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। अब आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ का डायमेंशन पूछे तो आप ऐसे इस तरीके से निकाल लोगे। आपको फोर्स का लर्न करना है, वर्क का लर्न करना है, वो अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको सब इजीली आ जाएगा। ओके, सो हम लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वन, 32। कल मैंने होमवर्क दिया था, ये किसने किसने किया, कौन सा होमवर्क दिया था हमने होमवर्क दिया था टेम्परेचर ग्रेडियंट का, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का होमवर्क देखे थे हम। ग्रेडियंट क्या होता है ये बताना था आपको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या होता है, डायमेंशन ये बताना था आपको। तो इट इज़ डेल्टा टी, फॉर्मूला वाइज इट इज़ डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो यहाँ से आप बता सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सॉरी, इट इज़ यस, इट इज़ करेक्ट। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट टेम्परेचर का मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर का या तो थीटा लिखो या तो केल्विन लिखो। थीटा यानी डबल रिपीट होता है इसलिए हम केल्विन लिख लेते हैं, केल्विन पर यूनिट लेंथ। तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा ना, लेंथ यूनिट की बात करें तो मीटर में आएगा, पर यूनिट लेंथ। अब इसका डायमेंशन बताओ, यही मैंने पूछा था, डायमेंशन क्या आएगा इसका, डायमेंशन बताइए। हाँ करेक्ट है खुशी। मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन बताइए आप, के एल। ठीक है, देखते हैं, बाकी लोग भी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ओम ने आंसर दे दिया है, डायमेंशन फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए आंसर देने की। हमने फॉर्मूला लिख लिया है, यस। ओम, साक्षी, दिव्या, स्नेहा। ओम, साक्षी, दिव्या, स्नेहा, सबका आंसर करेक्ट है। देखिए, ये हमने यूनिट फाइंड आउट किया टेम्परेचर ग्रेडियंट का, केल्विन। केल्विन को टेम्परेचर को क्यों कन्वर्ट नहीं किया किसी फॉर्मूले में, क्योंकि ये खुद ही एक फंडामेंटल यूनिट है। हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उसमें लेंथ, मास और टाइम, उसके साथ ये भी था, टेम्परेचर भी था। तो हम डायरेक्टली इसका के लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एम, जैसे एम्पियर फिजिकल करंट फिजिकल क्वांटिटी थी, वैसे ही टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसको डायमेंशन के साथ लिया है। सो m⁻0 कुछ kg है क्या हमारे पास, कुछ भी kg वेजी कुछ नहीं है। देन लेंथ, लेंथ है, हाँ मीटर में है, तो ये किस में है, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, देन क्या आता है, टी। यहाँ पे कोई सेकेंड वगैरह है क्या यूनिट में, कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये 0। फिर क्या बचा, के बचा, तो के क्या है, k⁻1।
सो आपका जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से m को अगर नहीं लिखे तो आपका l टू द पावर -1 k टू द पावर 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब और है, और ऐसे भी लिख सकते हो k l का इन्वर्स। तो सब लोगों के आंसर करेक्ट है एकदम। राधिका, ईश्वरी, खुशी, राधा, स्नेहा, दिव्या, ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिराइव्ड यूनिट जो है, यहाँ पे हमारे डिराइव्ड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। हमने बाकी के चैप्टर के भी जो भी इम्पॉर्टेंट है वो लिए हैं। तो इसका मतलब हमारे कोई भी यूनिट आए तो हम फिर उसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो ये सब आपको क्लियर होगा, आई होप। ये एक बार देख लीजिए आप। 30 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा हमने, देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखा, कैपेसिटेंस देखा, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा। अब हम देखेंगे, हमने टोटल 33 क्वांटिटी डिराइव की है, डायमेंशन डिराइव किए। तो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट देखेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। सो डायमेंशन ऑफ, इसका भी आप निकाल सकते हो, डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। सो डायमेंशन ऑफ सम्स कांस्टेंट्स में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट वाला देखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक कांस्टेंट चीज़ है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ये सभी को पता है। तो आप इसका बता सकते हो व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? इट इज़ c/v, और c क्या होता है, या फिर डेल्टा लिख लो, डेल्टा होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन, ये क्या है c किससे डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं c से? द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। और ये क्या है, v ऑल्सो स्पीड, v ऑल्सो स्पीड, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ईश्वरी, खुशी, यस करेक्ट है खुशी, खुशी आप करेक्ट हो। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और नीचे वाला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन मीडियम। अब मुझे बताइए स्पीड का क्या यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड हमने पढ़ा है, हमने स्पीड का पढ़ा है, वेलोसिटी का पढ़ा है। तो स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज़ क्या थी, सेम थी, करेक्ट है। स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट भी सेम था और डायमेंशन भी सेम था, और वो क्या था, मीटर पर सेकेंड। यस, मीटर पर सेकेंड, यस गुड। स्नेहा, पल्लवी, वैभव, नीलेश, करेक्ट। तो इसमें समझाने वाली बात क्या है, यहाँ पे इसका आएगा मीटर पर सेकेंड, इसका भी आएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वैसे ना देखिए, अगर हम डायमेंशन की बात करें, सिर्फ डायमेंशन की बात करें, तो उस केस में क्या होगा, अगर डायमेंशन ऊपर वाले का लेंगे तो m0 आएगा l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, नीचे वाला भी सेम आएगा m0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, ठीक है। दोनों का क्या है, रेशियो है। अगर ये सेपरेट क्वांटिटी होती, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट होती, तो ये डायमेंशन मिलता मुझे, सिर्फ सेपरेट पूछा गया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मुझे ये डायमेंशन मिलता। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा रहता तो मुझे ये डायमेंशन मिलता। लेकिन अभी क्या पूछा है, इसका रेशियो, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, m0 l0 t टू द पावर 0, ये डायमेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, मतलब कि कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट टर्म्स देख रहे थे हम। तो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, चलो इसको नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ
index is the dimensionless quantity, dimensionless quantity. ओके, सो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जहाँ पे भी रेशियो आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब देखेंगे नेक्स्ट वाला कांस्टेंट टर्म, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सेकेंड वाला जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है और देखना है उसका डायमेंशन क्या आता है. अभी हमने कांस्टेंट टर्म मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा, अभी हमको देखना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि फोर्स, इससे डिनोट करते थे. फॉर्मूला क्या था, हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये क्या होता था, Gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय r². करेक्ट है. तो ये m1 m2 लिख लेते हैं यहाँ पे. तो ये मास होते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसी को बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसी का हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसी का हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इसी का क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है. तो जी के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखे तो ये क्या हो जाएगा, एफ फोर्स इनटू r² हो जाएगा इधर, और ये मासेस जो है वो नीचे आ जाएंगे, सपोज m1 m2. अब इस चीज़ का मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करके दिखाओ. फोर्स है, फोर्स का भी यूनिट पता है और डायमेंशन भी पता है. r क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का भी मुझे पता है क्या होता है डायमेंशन. देन मासेस ये तो पता ही है, ये तो इजी है. तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये, और मुझे फाइंड आउट करके बताइए क्या आ रहा है डायमेंशन ऑफ किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. हाँ करेक्ट है खुशी फॉर्मूला. ठीक है, कोशिश कीजिए इसका. हाँ कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं, देखते हैं हम करेक्ट है रॉन्ग है. बाकी लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन तो आपको पता ही है. फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं पहले. फोर्स का डायमेंशन क्या है ये आपको लर्न करने बोला था मैंने. सो m1 L1 T-2 देन r². तो ये क्या होगा, l का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, रेडियस ने डिस्टेंस. m1 m2, तो m1 का क्या आ जाएगा, m1 के लिए मास होता है ये, तो इट इज़ kg. तो kg में m1 m2, तो m का स्क्वायर आ जाएगा L0 T0. ठीक है, बाकी का आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है. m आएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा. अभी सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है आपको, डायमेंशन m का स्क्वायर l का स्क्वायर, तो l टू द पावर ये क्या है ऊपर जाएगा, तो m टू द पावर -1 आ रहा है. आ रहा है कुछ लोगों का. देन l टू द पावर l का स्क्वायर l टू द पावर 3, क्योंकि नीचे 0 है, इसका कुछ नहीं हो सकता. देन t टू द पावर -2, और कुछ है नहीं, t टू द पावर -2, क्योंकि नीचे 0 ही है. m टू द पावर 1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, m टू द पावर 1 -1. यस, दिव्या, साक्षी, वैभव, स्नेहा सबसे पहले खुशी ने आंसर दिया है. खुशी, कुणाल, ओम, नीलेश, दिव्या. ओके, तो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है. गुड राइट.
तो इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ये एक कांस्टेंट था, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट था। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो, तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होती। कुछ कांस्टेंट होते हैं जो जिसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिसकी क्वांटिटी होती है डायमेंशन की। तो इसमें ये भी एक कांस्टेंट था, तो इसका डायमेंशन है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कांस्टेंट था, लेकिन उसका जो है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हर एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं और कुछ कांस्टेंट के नहीं होते। ठीक है, तो थर्ड वाला देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, थर्ड इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं हम H से, इट इज डिनोटेड बाय H, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ऐसा वाला। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आता है H इंटू, इट इज H इंटू, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, यस, H इंटू फ्रीक्वेंसी। सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने फॉर्मूला बनाया है इसका, हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब H फाइंड आउट करना है मुझे, तो E डिवाइडेड बाय F। तो E क्या है, वेयर E इज द एनर्जी, E इज द एनर्जी एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। अब फाइंड आउट कीजिए डायमेंशन को, ये इजी हो जाएगा। अब ये इजी हो जाएगा, डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन बताइए मुझे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है, ये तो इजी है, ये हो गया, यस, गुड। हाँ खुशी, दिव्या, राधा, ठंडा नहीं कर रहा यार। तो वैभव, ओम, इनके आंसर्स आ गए हैं, गुड। सो m टू द पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी का क्या होगा, मैंने बोला वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी का, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था मैंने, m1 L2 T-2, करेक्ट है एनर्जी का डायमेंशन। बाकी लोग भी बताइए, सिर्फ एनर्जी का डायमेंशन अगर हम देखिए, सिर्फ एनर्जी का डायमेंशन बताइए, m1 L2 T-2, और नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इसके डिवाइड में ही लिख लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब कि टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर -1, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डायमेंशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज m टू द पावर 1 देन L टू द पावर 2 एंड T जो है नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में -1 एंड ऊपर जाएगा तो इट इज़ +1। सो यहाँ पे -2 + 1 इट इज़ -1, राइट। सो जिसका भी आंसर m1 L2 T -1 आ रहा है, हाँ खुशी, नीलेश, वैभव, वेवलेंथ h/λ, या फिर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं उसको, इसीलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि आप वेवलेंथ h λ होता है और आप उसी को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, या फिर ये भी एक होता है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो ये एक फार्मूला है और हमको डायमेंशन के लिए यही फार्मूला यूज़फुल है, तो इसीलिए हमने इसके फॉर्म में लिखा। तो मुझे क्या मिल रहा है, m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -1, ओके। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये भी एक कांस्टेंट था, लेकिन ये क्या है, डायमेंशनलेस नहीं है। तो हर एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता, कुछ कांस्टेंट होते हैं डायमेंशनलेस, लेकिन हर एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता। तो कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होती है वो हर एक कांस्टेंट की नहीं होती है। फोर्थ देखेंगे हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमको फाइंड आउट करना है डायमेंशन।
सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV इज इक्वल टू KT, K से डिनोट करते हैं। ओके तो K जो है आपका इट इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे K के फॉर्म में निकालना है आपको, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, इट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हमने डिनोट किया है K से, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू KT, तो K इज इक्वल टू इस फॉर्म में निकालना है मुझे, K इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय टाइम, टेम्परेचर। तो वेयर P इज द क्या है, P इज द प्रेशर, देन वॉल्यूम, देन T इज द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर है, नॉट अ टाइम। एक चीज़ ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि TT दिखता है तो हम टेम्परेचर टाइम दोनों को सेम ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम का तो पता है, टेम्परेचर का भी हमको डायरेक्टली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका। सिर्फ प्रेशर का फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर का फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर प्रेशर, डायमेंशन फॉर प्रेशर, प्रेशर का निकाल पाओगे, P से डिनोट करते हैं। क्या है फॉर्मूला प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, पल्लवी का आया है, ओम का आया है। सो प्रेशर का आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन अगर हम देखें तो MLT-2, एरिया क्या होता है L का स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, लेंथ का क्यूब। सो M0 L0 L⁻3 T⁻0। देन वॉल्यूम के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे कि बाकी लोगों का आ रहा है। तो फाइनल डायमेंशन टेम्परेचर को छोड़ना नहीं है, टेम्परेचर का क्या लिखोगे, देखो कुछ कुछ चीज़ें छुटी है, जैसे कि खुशी ने लिखा है, साक्षी ने लिखा है, दिव्या ने भी लिखा है, ओम ने भी, और ऊपर पल्लवी, इन सब का करेक्ट है। नीलेश आपने और राधा ने टेम्परेचर का छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार। देन डायमेंशन, डायमेंशन देखिए क्या आता है, डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया का लिख लिया हमने, तो यहाँ से हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। क्या आता है M1 L का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो L का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा L⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया आपका किसका, प्रेशर का। प्रेशर का निकाल लिया हमने M1 L⁻⁻1 T⁻²। उसके बाद क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है L का क्यूब है, ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को या तो केल्विन में लिखो या तो थीटा में लिखो, जो केल्विन में लिख रहा है वो केल्विन में लिखो, या फिर थीटा भी लिख सकते हो। इसको नोटेशन इसका टेम्परेचर का यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो टेम्परेचर में आपको डिनोट करना है केल्विन और थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे K से हमने डिनोट किया है, ऊपर का सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है M1 L-1 +3, तो ये क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्योंकि छोटा वाला -1 है, L⁻3, तो इट इज़ 2 T⁻², यानी ये K जो है ये ऊपर जाएगा तो K⁻⁻1, ठीक है। ये हमारा फाइनल डायमेंशन है और बहुत लोगों का ये करेक्ट आया है। ओके, सो M1 L2 T-2 K⁻⁻1, देख लो इसको एक बार क्योंकि थोड़ा बड़ा था ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो और एक चीज़, यहाँ पे इसको हमने ऐसे डिनोट किया है, या फिर और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, M1 थीटा के फॉर्म में बता रही हूँ, M1 L2 T⁻⁻2 एंड T⁻⁻1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको डिफ़िकल्ट लग रहा है एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी लोग
ऑलमोस्ट सभी को आ तो रहा है। अब देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 5th नंबर का कोएफिशिएंट ऑफ, बोर्ड छोड़ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, जस्ट अ मिनट, विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको देखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, और इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम फोर्स के फॉर्मूला से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी में, ईटा, इट इज ईटा, देन एरिया, एरिया, देन डेल, इट इज द चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस होता है z में, ओके। सो ईटा देन एरिया, तो यहाँ से आप ईटा का फॉर्मूला निकाल लो। ईटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इंटू डेल्टा Z होल डिवाइडेड बाय एरिया, ये नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया, इसके फॉर्म में लिखा है तो इसको इधर लेके गए और इसको एरिया इंटू डेल्टा V, डेल्टा V, ओके। तो डेल्टा V इट इज़ दी, ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या मिल रहा है आपको। यस, पल्लवी का आंसर ओम का आ रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा खुशबू ले लो, ठीक है। हो गया, बाद में ले लेना लास्ट में। बाकी अब सॉल्व करो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को क्या आएगा, मैं आपको लिख के दूँ कौन से टर्म क्या है, F क्या है, V क्या है। V इज़ द वेलोसिटी, हाँ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं हम। सो वेलोसिटी इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड, तो इसका कैसे आएगा, ईटा, ये निकालना है मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है फोर्स, फोर्स का तो पता ही है आपको, F क्या है, वेयर, मैं लिखवा देती हूँ क्या क्या है। F इज़ द फोर्स, देन Z क्या है, आपका डिस्टेंस रहेगा, देन आपका एरिया, एंड V इज़ द वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल दो, ठीक है। तो अभी निकाल सकते हो यहाँ से, ये डिस्टेंस रहेगा तो ये मीटर में रहेगा, फोर्स का तो पता ही है आपको, एरिया मीटर स्क्वायर में रहेगा और ये मीटर पर सेकेंड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डायमेंशन बताइए क्या आ रहा है, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं सबसे पहले, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम, M/L/T-2, देन Z का क्या आएगा, L आएगा, क्योंकि Z क्या है, Z इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन डिस्टेंस इट इज मेजर्ड इन मीटर। देन एरिया, एरिया किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर में, और ये मीटर पर सेकेंड में। सो एरिया का लिखते हैं L⁻² आएगा एरिया का, क्योंकि M0 T⁻0 रहेगा और L⁻² रहेगा एरिया का। देन वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, तो M0 रहेगा, लेंथ 1 रहेगा और T⁻⁻1, ठीक है। समझ रहा है अभी, ये वाले फॉर्मूले में पुट किया क्योंकि हमको ईटा चाहिए था, तो ये वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से फाइंड आउट किया हमने फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले से निकाला है जैसे कि प्रीवियस में किया था। तो यहाँ से L ये एक बार है, ये एक बार है, तो एक एक बार वाला काट लेते हैं। यहाँ से गया, यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो -L1 हो जाएगा, और मास का देखते हैं, यहाँ पे 0 है मास का और यहाँ पे 1 है, तो m⁻1, L⁻ क्या आ जाएगा, L⁻1 रहेगा और ऊपर जाएगा तो इट इज़ -1, T⁻2 और कुछ बचा है नहीं, ये तो कैंसिल ही हुआ, T⁻−1, -2 + 1 क्या आ जाएगा, T⁻−1। L छूटा है क्या, नहीं ना, ठीक है ना।
कुछ गलत हो रहा है तो बताइए मुझे। सही है डायमेंशन MLT-, तो आपका जस्ट अ मिनट, पल्लवी, ओम, खुशबू, राधा, नीलेश, खुशी, दिव्या, साक्षी, सभी का आंसर करेक्ट है। तो अभी समझ में आया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बड़ा वर्ड लग रहा था, लेकिन अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो वहाँ से निकाल सकते हैं, और ये उसका डायमेंशन रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ज़रूरत होगी तो, जिसको ज़रूरत है वो ले सकते हो, आप ले लीजिए। मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट लेंगे अभी हम। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर का, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। देखो दो चीज़ें रहती है इसमें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, हमको इतना डिटेल में नहीं है, हमको बस डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट ही लिखते हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही आना है, हमको पता है, क्योंकि डायमेंशन सेम होते हैं। तो इसको C से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं C से। तो इसमें क्या होता है, एक तो CP होता है और CV होता है, ठीक है। तो हमने दोनों को एक ही लिख लिया, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो आप फॉर्मूला बता सकते हो मुझे, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला बताइए मुझे क्या आएगा। हीट एनर्जी के फॉर्म में Q इज इक्वल टू क्या होता है, NCV, या कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर वो नहीं ले रहे हम, अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं ले रहे, तो NC यहाँ पे CV या फिर CP रहेगा इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये सभी को पता है क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, अपने को फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो हम सिर्फ डायमेंशन ही पढ़ेंगे। ओके, सो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कांस्टेंट मतलब C फाइंड आउट करना है। तो C के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय N। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, T इज द टेम्परेचर, N इज दी, लिख लेते हैं हम, N क्या है, नंबर ऑफ, टच छोड़ रहा है यहाँ से, where N is the number of mole, then C is the, यही कांस्टेंट ये वाला, then T डेल्टा T या फिर T लिख लिया है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो ये है, बोर्ड परेशान कर रहा है, N इज द नंबर ऑफ मोल, एंड आपका Q जो है इट इज़ हीट एनर्जी। तो ये क्या है, एक एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए मुझे बताइए, NCV डेल्टा T। तो राधा हमने NCV नहीं लिया कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का भी होता है, हमने डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ले लिया, C से डिनोट किया है। आपको डिनोट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने अभी सिंगल को ही लिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही आना है। खुशी, राधा, ठीक है। तो डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा, फॉर्मूला पता है मुझे, मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल क्या है, इट इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, याद है ना, इसलिए बोला था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है। तो हीट एनर्जी NC के फॉर्म में निकालो, तो हीट एनर्जी, ये क्यों क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन बताइए, एनर्जी का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, M1L2 T-2। देखो फोर्स में और एनर्जी में ये फ़र्क है, सिर्फ L के जगह पे 2 आ जाता है एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी बड़ा है और फोर्स छोटा है, ऐसे करके ध्यान में रखिए तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो L⁻², एनर्जी वर्क
इसका ध्यान में रखेंगे और फोर्स का ध्यान में रखेंगे। तो फोर्स का m1 L1 T-2, एनर्जी का या हीट एनर्जी का m1 L2 T-2। देन नीचे में बताइए क्या है, n का क्या आएगा। हाँ ये क्वेश्चन है, n का क्या आएगा, n का डायमेंशन क्या आएगा बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, n का डायमेंशन क्या आएगा। बाकी लोग टेम्परेचर का तो पता ही है आपको, या तो केल्विन लो या फिर थीटा लो। तो हम केल्विन ले लेते हैं, तो इसको के लिख लेते हैं। मुझे बस आप n का बताइए, सिर्फ n का, n का क्या आएगा। नंबर ऑफ मोल्स है n, पता है आपको, n का आ गया तो सब मिल जाएगा। मोल, पल्लवी का आ गया है आंसर। हाँ सही हो आप, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम कहीं भी फॉर्मूला लगा के कुछ नया एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इट इज़ मोल, मोल MOL। और MOLE क्या है, ये यूनिट है, MOLE इज़ द यूनिट, MOLE जो है वो यूनिट है और MOL है वो क्या है, वो डायमेंशन है। तो यहाँ से मुझे मिल गया डायमेंशन किसका, n का, n इज़ द नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से मुझे डायमेंशन मिलेगा किसका, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का। तो m1, नीचे में कोई मास है नहीं है, देन लेंथ L2 T-2, फिर आएगा मोल का इन्वर्स, देन केल्विन का इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ करेक्ट है, राधा, ओम, खुशी, पल्लवी एंड दिव्या। ठीक है, टाइम कितना बचा है ना टाइम। तो यहाँ तक के आई होप आपको सारे जो है डायमेंशन एंड यूनिट समझ में आ गए हैं। अभी हम देखते हैं एक थ्योरेटिकल चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, या फिर नोट लिख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट चीज़। टू सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री तो टू ही है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैज़, दैट इज लिखिए, कौन सी है दैट इज, मतलब कौन सी फिजिकल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, दो ही बताई थी मैंने, एक एंगल बताया था और एक दूसरा क्या बताया था। यस साक्षी यू आर करेक्ट, दिव्या इज ऑल्सो करेक्ट। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताइए, दो बताई थी मैंने, फर्स्ट इज द एंगल एंड सेकेंड इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। To supplementary physical quantity angle, that is angle and solid angle having units, इसका यूनिट्स बताए थे मैंने, यूनिट्स दैट इज कौन से यूनिट्स बताए थे हमने, एंगल का यूनिट क्या बताया था, थीटा, रेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन। but has no dimension। ठीक है, समझ रहे हो क्या लिखा है हमने, कि जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट तो है, दो ही थी, एक एंगल था और एक सॉलिड एंगल था, दोनों के यूनिट अलग अलग थे, एक का रेडियन था और दूसरे का क्या था, स्टेरेडियन। ओके, तो उनका यूनिट तो है लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आप हमेशा हमेशा ख्याल में रखोगे, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करोगे।
ठीक है। अब आपको एक बात पूछती हूँ मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इसका, कि हम बोल रहे हैं टू फिजिकल क्वांटिटी एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसका यूनिट है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है और उसका यूनिट नहीं है, तो ऐसा होगा क्या? हाँ करेक्ट है, खुशी। खुशी एंड हाँ खुशी ही है, दो खुशी है क्या? नहीं, एक ही खुशी है। तो मैं अगर आपको उल्टा पूछूं, ये समझ में आ गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट तो है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको इसका उल्टा पूछूं कि टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन बट नो यूनिट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या बोलोगे? ये तो बोल रहे हो हम कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो जो है उसका डायमेंशन तो है लेकिन उसका यूनिट तो है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। लेकिन अगर मैं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आपको पूछूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई टू या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है बट नो यूनिट, ऐसा पॉसिबल है? आप आंसर दीजिए यस और नो में, बता सकते हो आप ये चीज़? मुझे नीचे वाले का आंसर बताइए, यस और नो में। नीलेश? यस, तो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं नो। यस, आप एकदम करेक्ट हो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ का डायमेंशन है और उसका कोई यूनिट नहीं है। जो चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं वही चीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसी से डायमेंशन निकलता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसका डायमेंशन है, तो वो फिजिकल चीज़ तो होंगी तभी तो उसका डायमेंशन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, उसको हमने गिना गया तभी तो उसका डायमेंशन मिला। तो इट इज़ द आंसर इज़ नो। आपको कोई भी पूछे तो ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं और ऐसे आंसर देने हैं, ठीक है? तो इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लो। बिकॉज विदाउट यूनिट वी कांट फाइंड, यस गुड खुशी, विदाउट यूनिट वी कांट फाइंड द डायमेंशन। अब नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। बाकी लोगों को यूनिट ओनली डिसाइड द डायमेंशन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पढ़े होंगे आप, ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टेटमेंट मैंने लिखा है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन इज सेम। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन इज सेम, इसका मतलब क्या है? या फिर वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, और वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज मैंने एक चीज़ ले ली 5 प्लस दूसरी चीज़ ले ली मैंने 7 इज इक्वल टू, तो इसका जो है डायमेंशन में क्या बोल रही है, इस टर्म्स इन द इक्वेशन इज सेम। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मैं क्या बोल रही हूँ, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि इसका यूनिट है, हम बात कर रहे हैं किसकी यूनिट की, ये 5 न्यूटन है तो ये भी 7 न्यूटन ही होना चाहिए। अगर इसके जगह पे मैंने न्यूटन के जगह पे सपोज कोई मैंने मीटर ले लिया तो ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ये टोटली रॉन्ग होगा। तो ये दो स्टेटमेंट जो है, होमोजेनिटी का मतलब सेम, तो ये चीज़ जो है कोई भी इक्वेशन को ऐड कर रहे हो या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। यही चीज़ का, यही स्टेटमेंट का यही मतलब है। तो सपोज अगर मैंने वी कैन ऐड कुछ चीज़ें हमने सब्सट्रैक्ट कर दी 17, सपोज हमने इसका मीटर पर सेकेंड ले लिया और इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें, 10 से, तो इसको हमने सपोज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले लिया, तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा कि ये भी टोटली रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हमको ऐसे लेना पड़ेगा कि 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, ये दोनों सेम होने चाहिए तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम 17 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं और उसको माइनस कर रहे हैं तो ये मीटर पर सेकेंड से ही माइनस होगा, ये जो चीज़ें ले रहे हैं टोटली रॉन्ग, तो ये मिलेगा मुझे 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ों का ये मतलब है। तो हम एक इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन 1। ये आपको समझ में आ गया है ना, जिसका यूनिट सेम है उसी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए एंड बी। ठीक है, ये लेंगे हम और डायमेंशन स्टेटमेंट ऐसे दिया है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। हाँ, ए प्लस बी टी। और यहाँ पे दिया है आपको कि v क्या है, वेलोसिटी है, ये गिवन है आपको। ठीक है, और t गिवन है आपको टाइम। ये इक्वेशन से बताना है आपको a और b क्या आएगा। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें पूछा गया आपको डायमेंशन निकालना है। कौन सा डायमेंशन निकालना है, ए और बी का डायमेंशन, ए एंड बी का, दोनों का डायमेंशन फाइंड आउट करना है क्योंकि बीच में एंड है। और हमको इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से निकालना है हमको इसका डायमेंशन। तो ये देखिए v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। हमने पहले इसको लिख लिया, इक्वेशन 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो हम v को v माइनस ए माइनस बी टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ऐसे बना सकते हैं इक्वेशन को। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, ये क्या है, LHS है, ये है RHS, तो हमने LHS की तरफ पूरा RHS शिफ्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, A है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो है इक्वेट, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बराबर डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि ये इसके बीच में क्या है, प्लस माइनस। हमने क्या बोला है, कोई भी चीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट करे, कोई भी चीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट करे तो उसका डायमेंशन सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो ए के बराबर है। तो हमको ए कहाँ से मिलेगा, ए हमको इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन अगर ए के बराबर है तो वेलोसिटी का डायमेंशन इन दोनों के बराबर होगा। इन दोनों के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट है और v और bt के बीच में। ये ऐसा कर सकते क्या, हम ऐसा लिख सकते, देखो डायमेंशन ऑफ, अच्छे से ध्यान देना, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू किसके, डायमेंशन ऑफ a के, डायमेंशन ऑफ a के, डायमेंशन ऑफ a
ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर रहेगा, बी टी के बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, डायमेंशन ऑफ बी टी साथ में आएगा क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, ये दोनों पूरी टर्म जो है ये साथ में रहेंगी। इसको हम डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ b नहीं लिख सकते क्योंकि b के साथ में t है, तो ये पूरे टर्म के बराबर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल a था, इसलिए डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ bt। समझ रहे हैं? टाइम हो गया, एक न्यूमेरिकल पढ़ लो नीलेश, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ ए की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आपको अगर आता होगा तो ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। और जिसको भी आ रहा है ये कोशिश कीजिए सॉल्व करने की और मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताइए। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बाय, थैंक यू।